से होते थे? वो तो sp3d में d ऑर्बिटल कौन सा था? dz स्क्वायर। sp3d2 में dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर, वही x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। sp3d3 में dxy dyz एंड dzx। एक और था dsp2, वो तो dsp2 जब आएगा तो स्क्वायर प्लेनर होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, तब क्या आएगा? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा। क्या होगा? चलो इतना आपने सीखा था। फिर हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री भी सीखा होगा? नहीं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन अभी सिखाया। और आपको होमवर्क दिया था, बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए थे, आप लोगों ने किया होगा? कुछ नहीं किया? चलो आज वो सीखेंगे, फिर शेप भी सीख लेंगे। जो आप लोगों को हमने होमवर्क दिया था आप लोगों ने किया नहीं होगा, फिर से मॉलिक्यूल दिए जा रहे हैं। किया आप लोगों ने? चलो ठीक है, बताओ फिर। हाँ, जो नहीं हुआ वही बता दो, बाकी सबने किया होगा। एक्स कौन सा? S3? अच्छा S3PO3, S3BO3 बोरिक एसिड। इसमें आपको बोरॉन का हाइब्रिडेशन बताना था, तो देखो BOH 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 ये होता है। बोरॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। और 3 से शेयरिंग भी किया, तो ये 3 से 3 की शेयरिंग हो गई, तो यहाँ पर आप बताओगे एक सिग्मा, एक यहाँ सिग्मा, एक यहाँ। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर हो गया। कितना आया? 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल सम 3 पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो sp2 हो जाएगा। और बताइए क्या था? S2? अच्छा S2 O82 माइनस। ये वाले में आप इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे ऐसा कुछ होगा। देखिए S डबल बॉन्ड हो, एक पेरोक्साइड लिंकेज होगी, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इधर है O माइनस, इधर है O माइनस। बताओ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते बैलेंस में? 6। तो यहाँ 6 का बताओ क्या हुआ? 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसने 6 के 6 खर्च कर दिए। और सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए? बताओ 4 सिग्मा। लोन पेयर है नहीं, 0 लोन पेयर, टोटल सम 4 आ गया। 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। इस वाले सल्फर का भी sp3 और इसका भी sp3, sp3 इसका भी और sp3 इसका भी, दोनों का हो जाएगा। तो ये हो गया। और बताइए SO52 माइनस में भी एक पेरोक्साइड लिंकेज होगा। SO52 माइनस, इसको पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलते। देखो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ है O O एंड H, और देखो ये यहाँ पर आएगा O माइनस। SO5 माइनस है ना, तो बताओ ये 2 H हटा दो आप यहाँ से, एक H ये भी हटा दो, माइनस माइनस लगा दो वहाँ, ये हो गया -1। अब ध्यान से देखो सल्फर में कितने होते हैं? 6। वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का क्या हो रहा है? 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ऐसे भी अभी भी इसके पास 4 सिग्मा 0 लोन पेयर आ रहे हैं, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल सम 4 आएगा। 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और बताइए जो नहीं हुआ? हाँ, Cr2O7 माइनस और MnO4 का स्पेशल केस है, वो देख लो, उनमें D3S होता है, तो आप नोट करके लिख लो। लिख लो आप इन MnO4 माइनस एंड Cr2O7 माइनस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 सॉरी D3S। क्या क्या लिखना है कि MnO4 में MnO4 माइनस होता है, मैग्नेट आयन बोलते हैं उसको, पर मैग्नेट। और Cr2O7 में डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं। इनमें क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है D3S, ये याद रखना आपको। हाँ, दोनों में। इन KMnO4 में भी किसमें ये होता है? K प्लस MnO4 माइनस। MnO4 माइनस में अगर आप गिनोगे तो यहाँ ऐसा होगा
4 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल सम 4 पर हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3, लेकिन d3s होता है, याद रखना। अच्छा K2Cr2O7, K2Cr2O7 में 2K प्लस देखो क्या आएगा Cr2O7 2 माइनस। इसका स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा होता है, क्रोमियम यहाँ है O, यहाँ है क्रोमियम, यहाँ है देखो आप O माइनस, यहाँ है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है O माइनस, ये होता है। O7 2 माइनस है ना, क्या क्या है 2 माइनस है, तो यहाँ होगा डबल बॉन्ड O। इधर देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O माइनस, ऐसे यहाँ भी है, यहाँ होता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इधर है सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये Cr2O7 का ये स्ट्रक्चर होता है। एट ए टाइम एक क्रोमियम डील होगा, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा 6 का देख लो क्या हुआ। तो ऐसे में आपको यहाँ दिख जाएगा 6 में से 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 6 इसने खर्च कर दिए है, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर आ गया होगा, टोटल सम 4। इसका देखोगे तो इसका भी वही हाल है, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, टोटल सम 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, d3s होता है, इसका भी d3s हाइब्रिडाइजेशन होगा। d3s से आपको याद रखना, बताया था टेट्राहेड्रल ही होता है। d3s में शेप नहीं बन जाएगी, क्या होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल था टेट्राहेड्रल रहेगा, बस d3s होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें d ऑर्बिटल कौन से होंगे, तो d ऑर्बिटल होगा dxy, dyz एंड dzx, जो 3 d ऑर्बिटल होते वही होंगे। स्पेशली इसी में अगर पूछा जाए इसका हाइब्रिडेशन, ये टेट्राहेड्रल शेप रखेगा, ये भी टेट्राहेड्रल, दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं। आप यहां लिख लो चाहो तो, बोथ MnO4 माइनस एंड Cr2O7 2 माइनस हैज टेट्राहेड्रल शेप। क्या होता है टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल दोनों का है, और sp3 ढूंढ रहे होगे आप टेट्राहेड्रल के लिए, लेकिन इनमें होता है एक्सेप्शन, sp3 नहीं होता, d3s होता है, बट टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या बताओ, हाइब्रिडेशन के लिए हमें क्या गिनना है फाइनली, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर सम 2 आएगा तो sp3 आएगा तो sp2, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से बनता है। लोन पेयर काउंट होता है, क्योंकि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। फिर आपको बताया था कभी कभी लोन पेयर भी काउंट नहीं होगा, वो अभी आने वाला है। जब डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो लोन पेयर वहाँ रुकेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं, जो वहाँ घूमता रहेगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें लिए नहीं बनता है, इसलिए उसको वहाँ गिना नहीं जाता। जैसे एनिलीन में नाइट्रोजन है, तो एनिलीन में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में, डिलोकलाइजेशन में है, तो उसके लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना होगा, उसको आप गिनोगे नहीं, उसके लिए हाइब्रिडेशन में वो काउंट। अच्छा दूसरा, और फिर आपको बताया था अगर कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बचेगा, जैसे CF3 रेडिकल हो गया, ऐसे देखो CF3 रेडिकल एंड CH3 रेडिकल, ऐसा ये भी है। आपसे पूछा जाए इसमें, ये भी पॉइंट वाइज ही है, मतलब स्पेशल केस है समझो, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अगर आपसे कहा जाए CF3 रेडिकल एंड CH3 रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है ये हाइब्रिड में भी कभी रहता है कभी नहीं भी रहता है। इस बात का डिसीजन कैसे होगा, तो सपोर्टिंग एलिमेंट जो लगा होता है सराउंडिंग में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसीजन आता है। अगर बगल वाला एलिमेंट स्ट्रांग होगा, मतलब ऐसे याद रखो ताकतवर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो वो इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखवाएगा, और अगर कमजोर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो प्योर ऑर्बिटल में रहेगा। मतलब ऐसे समझो, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे फ्लोरीन है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखवाएगा। तो ऐसे केस में ये
हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, मतलब इसको गिना जाएगा इन हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा? इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ देखो CH3 में जो सराउंडिंग एलिमेंट है वो देख पा रहे होगे आप, ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऐसे में अब ये प्योर ऑर्बिटल में रहेगा इलेक्ट्रॉन। कहाँ रहेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में एग्जिस्ट करेगा? इन प्योर ऑर्बिटल, नॉट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये रूल है, ये डिपेंड करता है सराउंडिंग में कौन है। सराउंडिंग में ऐसे याद रखो, सराउंडिंग में ताकतवर एलिमेंट होगा, एलिमेंट की ताकत किससे पता चलती है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल दिलाएगा, नहीं तो नहीं दिला पाएगा। तो यहाँ पर काउंट होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो CF3 में अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? sp3 और CH3 में sp2। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? पहले बताओ, इतना लिख लिया आपने, अब इसी को आप हाइब्रिडेशन में नोट कन्वर्ट कर लो। CF3 का लिख लो सामने, CF3 लिखने के बाद क्या लिखा आपने? sp3 लिखा होगा। 3 सिग्मा एक लोन काउंट होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो भी हाइब्रिड में काउंट होगा। 3 सिग्मा 1 लोन। हो गया यहाँ तक? हाँ अभी बता रहे, अभी पहले ये सीख लो। I3 माइनस में I सेंट्रल एटम है, B 2 सराउंडिंग I लगेंगे। देखो क्या बताया था अभी, बताओ CF3 का पहले बताओ सब लोग। CF3 का बोलिए। यहाँ एक रेडिकल है तो यहाँ पर आएगा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर काउंट होगा। टोटल सम 4 होगा, 4 पर sp3 आएगा। इसके आगे क्या है? CH3 रेडिकल है। क्या है? CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल का बोलो क्या है? CH H और H। यहाँ पर एक रेडिकल है, इसमें गिना नहीं जाएगा। क्या आएगा? बोलो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। टोटल सम आएगा 3। 3 पर क्या होता है? sp2। चलो अच्छा, NO2 रेडिकल बचता है। बताओ क्या करोगे? बताओ N और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? बताओ। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो काउंटिंग कहाँ होगी? बताओ, 2 इधर, 2 इधर, 4, 1 ये 5 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर गिना जाएगा। टोटल सम 3 आएगा। 3 पर sp2 होता है। NO2 में एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, यही पूछा जाएगा इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल दोगे या नहीं? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O और N में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन N। तो इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल दिलाएगा, तो गिना जाएगा। 2 सिग्मा, एक इधर और पाई गिना नहीं जाता। चलो I3 माइनस भी दिया था, देख लो ये सब एग्जाम में आते। I3 माइनस में सेंट्रल I होगा और I के साथ एक I लगा होगा, एक और I लगा होगा, और यहाँ होगा माइनस। तो आयोडीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 7। एक और आ गया, 8 हो गए। 8 में से एक इधर खर्च हो गया, एक इधर खर्च हो गया, तो 6 बच गए कि नहीं? 6 बचे होने का मतलब कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, 5। 3 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर। टोटल सम 5 आएगा। 5 पर हाइब्रिडेशन बताइए क्या होगा? sp3d होगा। हो गए? चलिए इसका जरा मुझे बताइए आप। NCH3 का होल थ्राइस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? NCH3 का होल थ्राइस। इसके बाद एक और लिख रहा हूं NSiH3। ये बहुत बार एग्जाम में आया, दोनों ही। आप दोनों के आंसर मुझे बताइए। चलिए देखिए कितने लोग बता पाते। कितने लोग घर गए थे? हाथ उठाइए। घर नहीं गए थे आप लोग? घर गांव। कितने लोगों का घर यही है इस बैच में? सब यही के हैं? मतलब कम ही लोग हैं जो बाहर से आए, नहीं?
चलो फिर तो ठीक है। बताइए NCH3 का होल थ्राइस पहले वाले का क्या है? पहले वाले का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा तो अभी आपको क्या बताया था मैंने? डिलोकलाइजेशन कुछ बताया था। यहां देखो NCH3, चलो इसको दूसरे पेज पर लिख रहा हूं, अगले वाले पर। N के साथ है CH3, यहां भी है CH3, यहां भी है CH3, यहां एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा। कितने सिग्मा कितने लोन बताओ? 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल सम 4 होगा। 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन, हाँ sp3 में टेट्राहेड्रल आएगा। चलो हो गया ये। अब दूसरा वाला देखो, NSiS3 है साथ में। N के साथ क्या है? SiH3 है। ध्यान से देखिए, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल। सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल। तो ये अपना लोन पेयर इसी में डोनेट कर देता है। अब आप ध्यान से देखो, अगर लोन पेयर डिलोकलाइज हो गया तो क्या ये गिना जाएगा? अभी बताया था ना, लोन पेयर अगर डिलोकलाइज हो गया, आप कहोगे डिलोकलाइज क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पड़ा नहीं रहता। ये इसके, आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं हो गया? कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। कार्बन सेकंड पीरियड तक ही पहुंच है उसकी, 2s 2p में हर आ जाता है। तो 2d होता है क्या? 3d होता है। तो सेकंड पीरियड वाले ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। आप बात समझ में? सेकंड पीरियड का मतलब 2s 2p फिल होता है। और अगर आप कहोगे ना आप सेकंड पीरियड को ऑक्टेट एक्सपेंड करके दिखाओ, तो बोलते नहीं करेंगे। समझ गए आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो ये नहीं बताएंगे उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। वो बोलते कि आइडियल पाथ पे चलते हो। बात समझ में? सेकंड पीरियड के एलिमेंट को अगर बोला जाएगा ना ऑक्टेट एक्सपेंड करके दिखाओ, तो क्या बोलते हैं? नहीं करेंगे हम। ये नहीं बताते हमारे पास d ऑर्बिटल नहीं है। समझ में? वो क्या बोलते हैं? हम ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। जबकि एक्चुअल में सच्चाई क्या है? d ऑर्बिटल होता नहीं तो एक्सपेंड करेंगे कहां से? और थर्ड पीरियड वाले नहीं मानते, उनकी मर्जी। वो बोलते हैं हमारी मर्जी, हम चाहें तो फॉलो करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। इसीलिए आप देखते हो थर्ड और फोर्थ पीरियड वाले ऑक्टेट फॉलो भी करते, नहीं भी करते। थर्ड पीरियड वालों के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो क्या 3d आ जाता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी और आ गई उनके अंदर एक्स्ट्रा। तो वो 18 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं। इसीलिए IF5 IF7 ये सब बनता है। तो यहां पर क्या है? ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और ये सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है, ये उसमें फेंक देता है, तो इसलिए गिना नहीं जाएगा। मतलब बॉटम लाइन ये है कि यहाँ लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में है। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर काउंट होगा, 3 आएगा, 3 पर sp2 होगा। दिखने में एक जैसा है लेकिन है अंतर दोनों में। चलिए इसका एनिलीन में आप नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। पहले ये वाला देख लो, अभी अभी कर रहा हूं पीछे। यहां पे क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई चीज थोड़ी दिखा रहे हैं हम लोग। क्या चीज देख रहे हैं इधर? बोलो। यहां पर है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड अनपेयर्ड। हाँ यहाँ पर NO2 है, ये NO2। एक कोऑर्डिनेट, दो, एक सिग्मा, एक पाई, एक कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट भी सिग्मा ही होता है। चलो इसका देखो, यहां तक हो गया। अब इसका नाइट्रोजन का बताना आपको। इसका यहाँ एक लोन पेयर है, ध्यान से देखिए।
लोन पेयर है, बट लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करा है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ डिलोकलाइजेशन कब कब होता है, हो सकता है आपको आता है। बताओ डिलोकलाइजेशन के लिए कब कब डिलोकलाइजेशन होगा? जब जब ऐसी सिचुएशन होगी, देखो डबल सिंगल डबल हो, डबल सिंगल लोन पेयर हो, डबल सिंगल माइनस चार्ज हो, डबल सिंगल फ्री रेडिकल हो, डबल ट्रिपल सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, ट्रिपल सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेयर का काम करते हैं। समझ पाए आप? इलेक्ट्रॉन के लिए ये स्टेयर्स है। जब भी ऐसा सिस्टम होगा इलेक्ट्रॉन एक जगह टिकेगा नहीं, भागता रहेगा इधर उधर। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो रेस्ट पे रहेगा, ये सिस्टम होगा तो इसी बोलते हैं भागता रहेगा इधर उधर। उसी को डीलोकलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रुकने वाला, वो इधर उधर भाग रहा है। इसी को रेजोनेंस बोला जाता है। देखो कब कब भागेगा इलेक्ट्रॉन, क्या कभी भी भाग जाएगा? उसको कहेगा वो चैनल चाहिए, क्या चाहिए? डबल सिंगल डबल। इसी को कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहा जाता है, या डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज हो। तो आप बताओ यहां पर ऐसा दिख रहा है डबल सिंगल लोन पेयर, बताओ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये डीलोकलाइजेशन में है, एरोमेटाइजेशन में, डीलोकलाइजेशन में, और ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे में इसका लोन पेयर गिना जाएगा या नहीं? नहीं गिना जाएगा। तो यहां आएगा 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 पर sp2 होता है। एनिलीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखा जाता है, समझ पाया? इसके बाद एक और लिख लो, सॉलिड पीसीएल गैस, PCl5 गैस, PCl5 सॉलिड। PCl5 गैस में हाइब्रिडेशन P का होता है और PCl5 सॉलिड। चलिए बताइए, हो गया यहां तक? चलिए इसका बता दीजिए। PCl5 गैस, अगला है PCl5 सॉलिड। इनमें आप फास्फोरस का हाइब्रिडेशन बताइए। तो आप देखो PCl5 गैस में जब गैसियस होगा तो यहाँ गिनने की जरूरत नहीं है, PCl Cl Cl, और इधर देखो क्या है, एक Cl ऊपर है और एक Cl नीचे है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल सम 5 आएगा। 5 पर क्या होगा? sp3d, और d ऑर्बिटल भी कौन सा होगा? dz²। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट बोला जाए तो सॉलिड स्टेट में जानते हो क्या होता है? ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होता है केटायनिक फॉर्म और एक होता है एनायनिक फॉर्म। मतलब सॉलिड स्टेट में ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो इसमें आप कहोगे केटायन भी है और एनायन भी है। तो PCl4 प्लस में बताओ क्या आएगा? PCl4 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और PCl6 माइनस में क्या है?
बोलिए PCl6 माइनस में क्या है sp3d2, क्या है sp3d2, यानी सॉलिड PCl5 में फास्फोरस के पास दो हाइब्रिडेशन है sp3 एंड sp3d2। ठीक है, गैसियस स्टेट में एक ही है, सॉलिड स्टेट में दो है sp3 एंड sp3d2। चलिए एक और, यहाँ माइनस है, यहाँ कार्बन है, इसका इसमें सबका हाइब्रिडेशन बताओ। ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है, इसमें जितने रिंग में कार्बन है ना सबका हाइब्रिडेशन निकालना है, रिंग में जितने हैं सबका, हाँ सबका बताओ इंडिविजुअल। और कोई मॉलिक्यूल जो आप नहीं कर पाए हो बता देना। हाँ होता है ग्लूकोज का। तो ऑल sp2 कितने लोगों का है, हाथ उठाइए। सबका sp2 कितना है, अलग अलग। अच्छा इसका बताओ sp2, इसका भी, इसका sp2, इसका sp2, इसका बताओ, इसका sp3 आ रहा है क्या। बताओ कार्बन के पास क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, एक और आ गया, यहाँ 5 हो गए। कार्बन में 4 वैलेंस होते हैं ना, तो यहाँ माइनस है तो 5 हो गए। 5 में से एक सिग्मा इधर, एक इधर, एक इधर, 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर काउंट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन 4 आप नहीं बताओ क्योंकि यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन है, देखो डबल सिंगल लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व है, लोन पेयर है बट गिना नहीं जाएगा। तो इसका भी जानते हो क्या आएगा, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल सम 3 पर sp2 होता है। इसका भी sp2 होगा बट वहां लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में है। कार्बन के पास लोन पेयर है वहां पे लेकिन डीलोकलाइजेशन में, रेजोनेंस में, एरोमेटाइजेशन में, उसकी वजह से ये एरोमेटिक होगा, 6 पाई हो जाएगा इसके पास। तो यहां पर हाइब्रिडेशन में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। चलो अब ये तो हो गया, ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिख रहे हैं तो लिख लो आप हाइब्रिडेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या लिखोगे, हाइब्रिडेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो देखो क्या है, पहला CH3 CH3, अगला क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2,
सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसमें सबका हाइब्रिडेशन बताना, वही रूल लगाना पुराना। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर गिनना है, क्या गिनना है? सिग्मा प्लस लोन पेयर आप गिनो, उसी हिसाब से हाइब्रिडेशन बता दो। चलिए बताइए इसका, इसमें कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते, कितने होते हैं? 4, 3 इधर है और एक इधर है, 4 हो गए। तो यहाँ पर 4 सिग्मा 0 लोन पेयर आएगा sp3, इसका क्या आएगा? sp3। यहाँ बताओ, बताओ यहाँ पर sp2, यहाँ पर भी sp2, यहाँ पर sp, यहाँ पर भी sp आ जाएगा। चलिए अगला देखो, यह है बेंजीन, इसमें आपको हर कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आपको ये देखो गिनती यहां से होगी 1 2 3 4, जब सेम पोजीशन पर डबल और सिंगल आते हैं ना, तब काउंटिंग यहां से होती है। CH3CO NH2 में कार्बन का हाइब्रिडेशन, इसमें सबका बताना, इसमें कार्बन का बताना। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कार्बन का लास्ट में कार्बन का बताना, बाकी सब में सबका बताना। चलिए बताइए, तो इसका होगा sp2, इसका भी क्या होगा? sp2, इसका भी क्या होगा? sp2, इसका sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? इसका sp3, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp3। इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या है? sp, इसका sp, यहाँ पर sp2, यहाँ पर भी sp2। इधर आओ, sp3, इधर क्या है? sp2। इसका ही बताना था, चलो साथ में और भी बता दिए। आगे एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गया। इसके बाद देखो CHCl3 में कार्बन का बताना है, CH3 CH2 OH में O का बताना है, ऑक्सीजन का। CH3O CH3 में ऑक्सीजन का, सबका बताओ। एल्कोहल फिनॉल हो गया, ईथर हो गया। एल्डिहाइड में देखो CH3 COH में दोनों कार्बन का बताना है। CH3 CO CH3 कीटोन में भी तीनों का बताना है। चलो इतने का बता दो, जो लिखे हैं सबका हाइब्रिडेशन, जितने कार्बन आ रहे हैं सबका एक एक करके बता दीजिए। तो ये चैप्टर वाइज भी हो जाएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स।
बताइए पहले वाले का क्या क्लोरोफॉर्म है पहला। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ, 3 Cl से 1 H से, तो क्या होगा, हाँ 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, क्या लिखा जाएगा 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। टोटल सम 4 आएगा, 4 पर sp3 होगा। एक बात, दूसरा तो ये यहाँ पर इसका बताना है ना, तो यहाँ दिखेगा एक सिग्मा इधर एक इधर, 2 लोन पेयर, हाँ sp3। इधर आ जाइए, यहाँ भी एक लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर है, इसमें भी sp3। इधर सी इसका sp3 और इसका sp2। इधर आ जाइए, sp3 sp2 और इधर sp3। ठीक है, हो गया यहां तक, आगे बढ़े। हो गया सबका। चलिए इसमें बताओ कितने sp2 हैं, कितने sp3 हैं। चलिए बताइए इसमें। हाँ मन में ही गिनो, मन में। वो तो sp2 कितने हैं, 10 हैं। देखो ये वाला कार्बन कौन सा है, sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, तो ये sp2 है ना। देखो 2 यहाँ से 2, 4, 6, 8, 2, 10, 10 हो गए। और ये वाला sp3 है, ये वाला है sp3, तो कितना आ जाएगा, x इजिकल टू 10, y इजिकल टू 4, तो आ गया आंसर। क्या होंगी, कैसे,
नहीं, सारे ऑप्शन में उतना सम मात्रा आ रहा होगा। आप ऐसा मत सोचो कि आप ज्यादा चालाक हो और आईटी वाले कम, ऐसा। तो आप देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ sp2 एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन C2CN का होल 4, इसमें बताओ। एक्स और वाई हो तो गया, बोला आप नया है ये। sp3, अच्छा ऐसा कह रहे हैं आप लोग। चलो x क्या था sp3, वो कितना है 4, y कितना है 10, x प्लस वाई कितना आएगा 14। चलिए अब इसका आंसर बताइए, C2CN का होल 4। हाँ, C2CN का होल 4। sp2 और sp3 तो है ही नहीं इसमें। देखो स्ट्रक्चर बनाते पहले, C डबल बॉन्ड C, जानते हो कैसे बनेगा, C2H4, ध्यान से सुनिए, C2H4 पता है, उसी से बना है ये। C2H4 कैसा होता है बताओ, C2H4 एल्कीन एथिलीन, तो आप वही बनाओ, फिर जहां H है ना वहां Cn लगा देना। तो देखो ऐसा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप गिनो इसमें कितना कितना है। ये वाला कार्बन sp, ये वाला कार्बन बताना है, एन नहीं, नाइट्रोजन नहीं गिनना। अब आप बोलो कितना आ रहा टोटल, sp कितने हैं 4 sp और 2 sp2। बताओ नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स कितने हैं 4। अगला नंबर ऑफ कितने इसमें है ये 2। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी मॉलिक्यूल दे रहे हैं, जरा इनमें बताना। लिखो आप, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसी का पार्ट है, लिख लो। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखना। क्या करते हैं इसमें, ध्यान से। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड गिनना आता है आपको? चलो इसमें बताते, जैसे बेंजीन में चलो गिन लेते पहले। बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई हैं, जरा इलेक्ट्रॉन बताओ। बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई बॉन्ड्स कितने हैं?
जब ये आ जाएंगे तो इंटू 2 कर देना, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, और एक सिग्मा बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। बताओ सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है कि नहीं, एक इधर से एक इधर से। तो एक सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन की गिनती करनी होगी इंटू 2 कर देना। पहले आप गिनो इसको, कितने सिग्मा, पाई कितने, बॉन्ड्स तीन होता। सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको इसमें, कितने, 12 सिग्मा दिख रहे हैं। कैसे बताओ, हर जगह पर एक हाइड्रोजन है जो नहीं दिख रहा है, आपको बनाना पड़ेगा। तो कितने हो गए बताओ, 6 सिग्मा ये हो गए। और ये बताओ यहाँ इसमें हर ये सब सिग्मा बॉन्ड है नहीं सिंगल वाले, तो 6 CH वाले हो गए और 6 ये CC सिंगल बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने, 3। तो सिग्मा बॉन्ड है 12, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर, इसका डबल कर दो। बताओ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो 12 इंटू 2 24। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3 इंटू 2 यानी 6 हो गए। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन नेफ्थलीन। चलिए नेफ्थलीन ये वाला आंसर बताइए। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर नहीं आता, क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग को जोड़ दो, और अगर 3 को जोड़ दिया तो, हाँ ये हो गया नेफ्थलीन। और अगर आपने 3 को जोड़ दिया तो एंथ्रासीन बनता है। चलिए गिन लीजिए और गिन के बता दीजिए। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। अब एक बताया तो दूसरा भी लिख लो साथ में। तो इन 4 दिनों में क्या किया आप लोगों ने, शुरुआत के 2 दिन टेस्ट की तैयारी, तो रिजल्ट भी आ गया होगा। अच्छा आया है कि नहीं आया, सेंटर यही था कहीं और था, कितने कितने नंबर लाए आप लोग, रिजल्ट तो आ गया होगा ना, हाईएस्ट किसके, कितने जी, 146। अच्छा तो 150 से ऊपर कितने लोगों के, अभी पता चल जाएगा। 150 से ऊपर आप तीनों कितने कितने, 165 और 180। फिजिक्स में कितने, 50। केमिस्ट्री में और मैथ्स 48। ठीक है 184 है, 180। आप लोगों के 154। यही 3 लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप कितने जी, 140।
46, मतलब लगभग 150 के आसपास। 140 से ऊपर कितने लोग हो गए? 140 से ऊपर सब आएंगे, आप लोग भी आओगे 140 से ऊपर। बस 4 ही लोग हैं। आप लोगों ने दिया टेस्ट क्या जी? कितने आ रहे हैं? अच्छा 100 से ऊपर कितने लोग हो गए? नहीं 100 से ऊपर कितने लोग हो गए? बस इतने ही लोग हैं 100 से ऊपर। आपके कितने? 130। मतलब क्या डिफिकल्ट पेपर आ गया था क्या? क्या कोर्स आया था? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आया था। अच्छा काइनेटिक्स प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आसान आसान चैप्टर थे, छोटे छोटे। आपके कितने बालक? 119। कहाँ कम रह गए? हाँ मतलब ऐसे आप मान लो अगर ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो भी उस हाँ। मतलब 150 के आसपास अगर है तो आप समझो सही तैयारी आपकी चल रही है। चाहे कैसे भी हो 150, किसी भी तरह से कोई भी XYZ कॉम्बिनेशन लगाकर आप 150 नंबर ला रहे हैं। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 150 होना चाहिए। बात समझ गए? x प्लस वाई प्लस जेड मतलब क्या? हाँ उसमें कोई कम कोई ज्यादा, आप वो आपके ऊपर है, आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये 3 बच्चों के 150 से ऊपर है। तीनों खड़े हो जाओ, सब लोग ताली बजाओ इन बालकों के लिए, क्योंकि आप लोग तो नहीं ला पाए 150। नहीं ला पाए ना आप लोग। पेपर आसान था, पेपर बाहर से बन के आया। 100 से ऊपर कितने लोग हो गए? अगर 100 से ऊपर है तो आप समझो जिनके जिनके हैं वो सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आगे मेहनत करेंगे तो हाँ वही 99 में 100 ही माना जाता है। मतलब ऐसा मान लो कि बाकी जिसके कम है वो समझो उनको अभी और कई टाइम्स, मतलब जो 150 ला रहा है वो आराम से मेहनत करेगा तो इसी रेंज में आता रहेगा। जो 100 नंबर ला रहा है उसको अब डबल x 2x स्पीड से मेहनत करना है, और जो और कम ला रहे हैं ना उनको 3x 4x स्पीड से चलना है। मतलब उतना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इनको भी पीछे छोड़ना है और आपको आगे भी निकलना है। और जो लोग सेलेक्ट नहीं होना चाहते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर आप नहीं अगर आपको पता है कि आप पेपर देने नहीं जाओगे तो फिर सही है, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऐसी यारी दोस्ती बनाए रखिए। घर पे बिल्कुल जाकर किताब नहीं खोलना है, जो पढ़ाया गया उसको बिल्कुल रिवाइज नहीं करना है। घर जाकर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने, तो आपके ऐसे ही आते रहेंगे। और जब भी क्लास में बैठो तो आता तो रहेगा नहीं, तो तुक्के मारना शुरू करो। आप लोग जो लोग नहीं पढ़ना चाहते ना, जो लोग एग्जाम में नंबर नहीं लाना चाहते, वो अक्कड़ बक्कड़ करना शुरू करें, आप उस पर महारत हासिल कर लें। उस सबका यही एक रास्ता है उससे बचने का। तो आपका टाइम भी कट जाएगा और आपके जीरो भी नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ आ जाएंगे। घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि हमने तो सोचा था माइनस में लाएगा, तो 1 नंबर लाया है। नहीं यही चाहते हैं ना हम लोग। मतलब न तो टॉप करना चाहते, न तो कम कम। फिर चाहते क्या है? मतलब पढ़ना भी नहीं चाहते और मेहनत भी नहीं करना चाहते। टाइम पास करने से कुछ होगा नहीं, तो आप चाहते क्या हो वो खुद आप सोचो। जिसके नंबर 100 से कम है, आज आकर आप 1 घंटे आराम बैठ सोचना आप क्या चाहते हो। तो आपको आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है खुद बताएगा आपको कि 100 नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं, उसका इलाज क्या है। क्या ऐसे ही आते रहेंगे या उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाएगा? नहीं तो अभी जब आप दोगे ना, अभी ज्यादा समय अब थोड़ी बचा है, 4-5 महीने और बचे हैं। अभी आपको आए हुए भी 3-4 महीने हुए होंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री पूरा हो गया, अब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। यही बॉन्डिंग ही समझो पिलर है। बॉन्डिंग अगर हो गया अच्छे से, आपने सीख लिया, तो फिर आगे दिक्कत नहीं आती।
तो चलो इस पर बात करते हैं। बाकी आप लोग अभी देखिए टेस्ट की अभी भी समय है, आप रिवीजन करना शुरू कर दो। 10-10, 20-20 क्वेश्चन अच्छे अच्छे सेलेक्ट कर लो। एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 20 से 25 क्वेश्चन चाहिए बस, हर कॉन्सेप्ट के 1-1, 2-2 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के, तो वो रिवीजन हो जाता है। इसके बाद आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 कॉन्सेप्ट होते हैं, आप वो गिन लो। तो अभी 10-12 चैप्टर हुए हैं, तो 200-250 क्वेश्चन करके भी सारा रिवीजन किया जा सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब अंदर रॉ मटेरियल रहेगा, कॉन्सेप्ट आपके अंदर रहेगा। पता चला उधर कुछ है ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, इंस्टॉल ही नहीं किया आपने कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में। ये बिल्कुल वही बात है जो जैसे मान लो कोई ऐप है ना, फ़ोन में डाउनलोड करोगे तो आगे ओपन करोगे खुलेगा, डाउनलोड ही ना करो तो आप ऐसे ही सोचते रहो ओपन करते रहो तो नहीं ओपन होगा। वही बात है, अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो ब्रेन में डेटा ही नहीं है। और जब डेटा नहीं है, जब समय आएगा सामने क्वेश्चन आएगा तो आप सोचोगे कि उसको पढ़ के अटेम्प्ट करूं। ये वही बात है कि डेटा ब्रेन में नहीं, आप अटेम्प्ट कर रहे हो। जिसके पास उसका डेटा होता है, उसके जैसा हो वो डेटा होता है, उसका ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है कि ऐसा तो बहुत बार कर चुके तो ऐसे ऐसे हो गई, वो कर लेता वहाँ पे। और हर कोई क्वेश्चन में आपको यही लगेगा कि बस आता था, सारा पढ़ा था, जैसा पढ़ाया गया था, लिखाया गया था, सुना सुना लग रहा है, बस एक स्टेप नहीं आ रहा है जिसमें आंसर आता है ना एक स्टेप में। ऐसा आपको 25 क्वेश्चन में सबको जो बैठा होगा सुना होगा, 25 क्वेश्चन में सब में यही लगेगा कि बस एक स्टेप नहीं आता था इसलिए हम नहीं कर पाए, नहीं तो मैं कर लेता। तो वही एक स्टेप अगली साल बच्चे सोचते हैं अगले साल जाएंगे, लेकिन आपके पास तो अटेम्प्ट भी नहीं है, तो वो वाला मौका भी खत्म हो गया। तो इसी में आप जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छे मेहनत कर सकते हो आप करो, आप पूरी कोशिश करो, लास्ट में देखा जाएगा क्या होगा। नहीं तो आधे लोगों को लगता है उनसे होगा ही नहीं कभी, तो समझो वो ब्रेन उनका वहीं बैठ जाता है फिर। मतलब आप पूरी कोशिश करो, लास्ट मोमेंट पर देखा जाएगा क्या होगा। बस इतना, आप जब भी आपको ऐसा लगे आप सोचो अभी हम मेहनत कर रहे हैं, लास्ट में देखेंगे क्या होगा। लास्ट में क्या होता है, आप जैसे लोगों को लगता है ना मैं किस्मत वाला नहीं हूँ इसलिए मेरा नहीं हो पा रहा है, तो वो सिर्फ किस्मत वालों की बात नहीं है। इसमें किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। मतलब जब आप मेहनत, मान लो आपने मेहनत किया था बहुत सारा और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में आप बीच में लटक गए थे, लेकिन उस समय आपने पीछे इतनी मेहनत किया कि आपने गेस करके ऑप्शन टिक किया और सही हो गया, उसको किस्मत बोला जाता है। तो ऐसा थोड़ी कि बस आप आंख बंद करके जाओगे और टिक करोगे सारा सही निकल जाएगा। मतलब हमको लगता था 8-10 लोग 150 से ऊपर लाएंगे। मतलब इस चैप्टर में पेपर जब कल परसों भेजा गया था, तो वो संडे को पेपर हुआ था आपका, तो उस दिन पेपर आ जाता है ग्रुप में। तो उस समय हमने देखा था, हमें लगा था लगभग 150 नंबर 7-8 बच्चे लेकर आएंगे। तो पता क्या चल रहा है, उसका आधा हो गया। तो कहीं ऐसा न हो फिर आगे और भी कम होता जाए। तो आप बताओ फिर इतना मेहनत करके आपको क्या मिलेगा। आप एट द एंड आप सोचो यही कि क्योंकि आपने तो यहाँ तैयारी की, तो रिजल्ट क्या निकला बताओ जी, रिजल्ट क्या निकला, कितने आपके 99। अच्छा बताओ 90, अगर 90 नंबर आएंगे इस बार अगर आपके जेईई में तो क्या मिलेगा, 90 पे कुछ मिलेगा, 100 पे मिलेगा कुछ, 150 पे मिलेगा, 150 पे मिलेगा नहीं, 150 पे मिलेगा ना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। NIT श्रीनगर मिल जाएगा, लास्ट में वही भरता है। बाकी तो अब तो 150 तो किसी का ही नहीं, और वो भी अभी 2-2 चैप्टर का था, आपको टाइम भी मिल गया था, आसान चैप्टर भी थे, फिर भी 150 आप नहीं ला पा रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 30-30 चैप्टर का जब आएगा तब आप पूरा कर लोगे। अभी आप लोग यही तो सोच रहे हो कि अभी छोड़ते बाद में पढ़ेंगे। तो ये बात जानते हो क्या होगा, धीरे धीरे लोड बनता जाएगा, लास्ट में आखिरी दिन आपको लगेगा, ये आपके आखिरी दिन तक ऐसा चलेगा कि अब एग्जाम आ गया आप पढ़ नहीं पाए। ये जो अभी आप सोच रहे हैं ना, ये लास्ट दिन भी यही सोचोगे आप। हर कोई ऐसा ही सोचता है कि हम अभी नहीं, अगले हफ्ते से पढ़ना शुरू करेंगे, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे।
आज किसी तरह ऐसे बिता लेते हैं, कल से पढ़ेंगे, तो वो कल आते आते एग्जाम आ जाता है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों ने किया होगा। तो जो घर पे जाकर देखो, इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसा मत सोचो जेईई एडवांस बहुत डिफिकल्ट होता है। सबसे आसान एग्जाम होता है अगर थोड़ी मेहनत करने लोगे अब तो। मतलब जितना आपके पास कॉपी में होता है ना, नोट्स बनाने वाला कोई बच्चा अगर हो, उतना अगर उसके ब्रेन में बैठ जाए तो वो आराम से सब में 60 से ऊपर ही लाएगा। डिफरेंस सिर्फ यही है, कॉपी में होता है, बहुत से बच्चे कॉपी में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, तो वो अच्छी रैंक ले आते हैं। सिर्फ कॉपी में है, ब्रेन में नहीं है, तो नहीं आएंगे आपके, चाहे आप कुछ भी कर लो। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके कॉपी में ही नहीं है, फिर तो उनकी बात ही करना बेकार है। यही 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कॉपी में भी है और ब्रेन में भी है, तब आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और हो भी जाता है। ऐसा कोई बच्चा हमने नहीं देखा है जो कॉपी में अगर है, नोट्स उसने अच्छा बनाया और ब्रेन में भी है, उसका सिलेक्शन हुआ ना हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और दूसरा जो नोट्स ही नहीं बना रहे, फिर वो समझो आपने मालिक खुद हैं, कि उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया है कि हम यहाँ से पढ़ लेंगे, हम वहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन आप पढ़ो कहीं से नहीं। क्योंकि ये प्रोसेस दिखने में आसान है, होता बहुत डिफिकल्ट है। मतलब लगता है ना आसान है, अरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आराम से पढ़ लेंगे, ये तो हमने बोर्ड में भी किया है। वो सिर्फ उस बच्चे को जो 1 साल 2 साल मेहनत किया होता है, उसको आप देखो पेपर में जब बैठा होगा तो उसके पसीने छूट जाएंगे 1.5 2 घंटे 3 घंटे में। खूब मेहनत किया होगा ना। बगल में एक बच्चा 12वीं का इमेजिन करो जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, वो भी फॉर्म भर के जाता है, वो खुश रहता है, 3 घंटे खूब चारों तरफ देखता भी, सबको हंसता भी है और टिक भी करता है। बाहर निकलने के बाद पूछो क्या हुआ, बोलेगा सारा कर दिया मैंने। तो आप पूछोगे अगर ना सारा कर दिया कैसे, तो बोलेगा आता था, बस थोड़ा बहुत था, थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो ऐसे हमने उसको टिक कर दिया, लेकिन लगभग पेपर आसान था, आता था, पढ़ा हुआ लग रहा था। और जो 1 2 साल खूब मेहनत किया होगा ना, उसको देखो उसके पसीने छूट जाएंगे वहाँ, क्योंकि उसकी डेप्थ पेपर की उसी को पता चलेगी जो पढ़ा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने लेवल का है। पता चला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1000 क्वेश्चन करके तैयार होकर बच्चा गया और वहाँ नहीं कर पा रहा है, तो उसका प्रेशर उसको परेशान कर देता है कि इतना करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो कितना डिफिकल्ट होगा। काइनेटिक्स में 1000 क्वेश्चन किए बच्चे ने, वहाँ कब आ गया तो नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको लगता है कि अब और क्या करूँ। उसी से उसकी जानते हो डिफिकल्टी लेवल उसी से पता चलता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना, हर चैप्टर के 10-10 हज़ार क्वेश्चन करके गए होते हैं, आप तो 10 भी नहीं कर पा रहे हो, 10 भी नहीं, 10 100 भी नहीं कर रहे हो, और आप सोच रहे हो आप अच्छी रैंक ले आओगे, क्योंकि कंपटीशन उन सब के साथ होगा। तो जो इतने सारे क्वेश्चन करके जाता ना वहाँ, वो जिद पे आ जाता है उसके कि ऐसा तो हमने किया है, अगर नहीं भी हो रहा होता ना तो भी उसका कॉन्फिडेंस बोलता है कि इतना हमने किया, इसका तो मैं कर ही लूँगा, और वो लास्ट मोमेंट पे कर भी लेता है। जो पहले से क्वेश्चन किया होता है वो कभी उसका दिमाग तैयार ही नहीं होता उसका ब्रेन मानने को कि वो ये नहीं कर सकता। वैसा किया होगा तो एट द एंड आप देखोगे करके ही आता, वो कर लेता लास्ट मोमेंट तक। और बाकी लोग जानते हो क्या करेंगे, जो अभी मतलब लिथार्जिक नेचर के हैं, मतलब ऐसे मान लो थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के, वो घर बैठे रहते, सोचते रहते, काम नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं। तो मान लो कई बार ऐसा होता है ब्रेन अच्छा है, शार्प ब्रेन है, कभी कभी अच्छे बच्चों को भी डाउट बता दिए होते, तो आगे चल के अपने गांव में क्या जाकर बताएंगे कि ये देखो ये बच्चा है, इसको मैं डाउट बताता था, ये अमेरिका में है और मैं डाउट बता के ये देखो गांव में हूँ। तो वो बच्चे सिर्फ यही बताते हैं, एक्चुअल में उनका ब्रेन अच्छा था लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की। इलास्टिक कोलिजन आपने पढ़ा था ना काइनेटिक्स में, नहीं पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी होता है। तो ऐसे मैं आपको ऐसा बता दूं कि ऐसा इसमें कोई नहीं है, अगर 70 80 90 बच्चे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो सेलेक्ट नहीं हो सकता, सब सेलेक्ट हो सकते हैं, बस प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। आप लोगों ने अपना ओरिएंटेशन खुद ही कम कर लिया, ये खराब कर लिए। कैसे? क्योंकि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाते हैं, आप घर जाकर रिवीजन नहीं करते हैं, आप रिवीजन के बाद फिर सुबह जैसे मान लो जो टेस्ट है उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, टेस्ट को आप ऐसे अभी पास करते जा रहे हैं, या रैंडमली ऐसे अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, 30 नंबर आ जाए कोई बात नहीं, 50 आ जाए कोई बात नहीं, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड आपके उसमें है नहीं।
तो ऐसे ही फिर लिथार्जिक रिजल्ट भी आता रहेगा। जब आप कोर्स को नहीं समझोगे तो कोर्स आपको नहीं समझेगा, तो आपका नंबर ऐसे कम आता रहेगा। जब यहाँ कम आएगा तो वहाँ भी कम आएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि यहाँ पे 30 है वहाँ 300 आ जाएंगे, मतलब ऐसा कभी होगा ही नहीं। वो सिर्फ आप अगर कोई सोच रहा, आप देखो सब के सब यही सोच रहे हैं IIT में जाके सीधे जेईई मेन जब होगा तब सब कुछ करेंगे, तो आप खुद सोचो वहां उस दिन नया क्या कर दोगे आप? नया थोड़ी कुछ, आपके अंदर एकाएक सुपर पावर आ जाएगी, कोई रास्ते में जादू मिल जाएगा आपको छू देगा ऐसे, और आप उस दिन जाओगे तो सारा बस आप भी माउस पकड़ोगे और सारे ऑप्शन सही होते जाएंगे। मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, ये जानते हो, ये जो तैयारी है ना, तैयारी डिफिकल्ट होती है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। जो आप जैसे एक पूरा प्रोसेस है इसका, ये 4-5 स्टेप का प्रोसेस होता है, ये स्टेप सब फॉलो नहीं कर पाते। चलो इसका बता दो। जो लोग 150 ला रहे हैं, ये आप लोग और मेहनत करते रहो। 100 से ऊपर वालों की प्रोबेबिलिटी है अभी, जो 100 से नीचे हैं ऐसा नहीं वो सेलेक्ट नहीं होंगे, आप और ज़्यादा मेहनत करो। और इतना आसान पेपर वहाँ नहीं आएगा जितना इसमें आया। अगर मतलब ऐसे मान लो कि ऐसा ही लगभग आएगा, लेकिन आपको और तैयारी करके जाना है, क्योंकि एडवांस भी तो देना। तो अगर आप इस सस्ते पेपर में, हल्के पेपर में अगर आप 150 नहीं ला रहे हैं, तो जब एक्चुअल में थोड़ा डिफिकल्ट अगर आ गया गलती से भी, तब फिर वहाँ बिल्कुल ही आप नीचे हो जाओगे, तो उससे कुछ होगा नहीं। फिर यही 7, 8, 9 बच्चे जो पॉइंट आउट किए गए हैं, उसमें भी अब धीरे धीरे कम होने लगे। आप लोग पहले 7, 8 हुआ करते थे, अब उसमें भी 4, 5 और कम होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप लोग अटेम्प्ट चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सीरियसली आप किसी चीज़ को नहीं ले रहे हैं, या यारी दोस्ती में ज़्यादा समय बिता दे रहे हैं। मतलब अभी 4-5 महीने हैं, इसको आप अभी यारी दोस्ती को ढीला छोड़ दो। यारी दोस्ती से कुछ होगा नहीं आपको। अभी जैसे आप सब साथ साथ में 5-5 लोग हैं, 4-4 लोग हैं, ऐसा हर साल हमने देखा। पिछले साल यहीं पे देखा, बहुत सारे लोग एक साथ होते थे, अब आज हो सकता बात ही ना कर रहे हो। एक इस साइड से आया था, एक दूसरे साइड से, दोनों के बीच 400 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो अब दूर दूर हो गए, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान कर लिया। एक साथ मिले, बातचीत किए, घूमे टहले, फिर चले गए। तो उससे हुआ क्या, अब उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, BSc कर रहे होंगे जाके, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप बताओ, जो मेहनत कर रहा है वो B.Tech करने चले गए, जो नहीं कर पाए वो, तो ये इसी में डिफरेंस है यहीं। वो 4 साल बाद वो फिर ऐसे घूम टहल रहे होंगे, 4 साल बाद वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर निकलेगा। फिर 4 साल और जोड़ लो, तो 4 साल में वो कहीं अच्छी जगह होगा, वो 4 साल बस घूम ही रहा होगा इधर उधर। फिर 4-5 साल और जोड़ लो, तो वो बहुत ऊपर हो गया होगा, वो उतना ही ज़्यादा नीचे आ गया होगा। मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है सीधे। वो 10, 12, 15 साल में आप देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। मतलब अगर आप थोड़ी बहुत इसमें देखो, प्रोसेस सबके लिए सेम है। घर जाना है, घर जाकर पढ़ना होता है, रिवाइज करना होता है, उसके क्वेश्चन करने होते हैं, जो नहीं होता है तो उसको पूछना होता है। ये आपको बचपन से आप यही करते रहे, लेकिन फिर भी उसी में आप लोग फेल हो रहे हैं। तो ये सीरियस ना होने की ही निशानी है। आप अगर अपने आप से पूछोगे ना कि क्या आप सच में इंजीनियर बनने लायक हो, तो आपको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। मतलब आप ये पूछना कि IIT एडवांस, IIT नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपका नाम ये है, और आप इतने घंटे पढ़ाई करते हैं और कुछ अटेम्प्ट नहीं करते घर जाकर, तो आपकी रैंक कितनी आएगी? तो आपको खुद ही लगेगा कि आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं। और ये जो यारी दोस्ती है ना, ये सब मोमेंटरीली होती है, बस यही 2-4 महीने और रहेगी, बस 2-4 महीने, इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तब उस समय आपको लगेगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, लेकिन तब वही होता है कि उससे कुछ मिलता नहीं, वापस नहीं आता। फिर इसीलिए बोला गया ना, समय वापस नहीं आता है। ऐसा भी आपके पास समय आगे नहीं है,
आगे आपको है अभी 80-90 साल है, लेकिन ये वाला समय थोड़ी वापस आएगा कि आपको फिर से जेईई की तैयारी करने का मौका मिलेगा, फिर से ये सब पढ़ाया जाएगा। तो ये आप समझो ये सारी चीजें आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, हवा में चली जा रही हैं। इसका बताओ कितना आ रहा है, सिग्मा और पाई बताओ कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले सिग्मा बॉन्ड गिनो आप, तो पता चल जाएगा। यहाँ पे 6 इसमें है, और देखो ये 6 में ये गिने जा चुके 7 8 9 10 बताओ 11, और प्लस हाइड्रोजन भी तो होंगे, हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन होगा। तो अब बताओ यहाँ भी H है एक, यहाँ भी, यहाँ H नहीं है क्योंकि 4 वैलेंसी ऑलरेडी हो गई। यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ बताओ यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H। तो H कितने 8, और कार्बन कार्बन कितने 11 और 8 19 हो गए। 19 सिग्मा बॉन्ड होंगे, पाई कितने 19 सिग्मा 5 पाई बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रॉन डबल कर लेना। इधर आ जाओ, यहां पर कितने 26 सिग्मा होंगे, और पाई हाँ 7 पाई होंगे। इतने बॉन्ड्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 2, क्योंकि एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड जब बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इंटू 2 कर लेंगे। यहां तक भी हो गया। तो देखो हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक में हो गया, इनऑर्गेनिक में हो गया, और कहां पर हाइब्रिडेशन होगा, सॉरी कहां पर डिलोकलाइजेशन होगा, कहां पर नहीं, वो भी समझना था। हो गया ये, तो हाइब्रिडेशन आपने सीख लिया है। अब अगला नंबर है ज्योमेट्री एंड शेप बताना होता है। क्या होता है, तो आप लिख लो डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो देखो इसके लिए भी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम निकाला जाता है। अगर 2 आएगा तो sp होगा, sp में ज्योमेट्री लीनियर होती है। क्या होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। और अगर 3 आएगा इनका सम, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 3 आए, तो 3 पर क्या होता है sp2, और sp2 से क्या निकलेगा, हाँ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ये सब आपको आता, बस एक तरह से रिवीजन करा रहा हूं, पीछे ही बताया था हमने ही कैसे कैसे अरेंज किया जाता। तो बताओ इस पर sp3 आएगा, sp3 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, या हेड्रन भी लिख सकते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 5 आए, तो बताओ sp3d होता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, यही बोलते हैं ना, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। आगे बताइए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम अगर 6 आएगा, तो तब sp3d2 होता है। इसमें बनता है स्क्वायर बाई पैरामिडल। क्या बनता है, स्क्वायर बाई पैरामिडल। और अगला देखो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम अगर 7 आ जाए, तो 7 में क्या होता है, बोलिए sp3d3, और ऐसे में पेंटागोनल बाई पैरामिडल होता है। क्या होता है, पेंटागोनल बाई पैरामिडल। ठीक है, देखो ज्योमेट्री तो ऐसे आएगी। अब आता है शेप कैसे डिटरमाइन होता है। तो शेप में लोन पेयर अगर है, ज्योमेट्री में लोन पेयर होता है, मतलब ऐसे समझो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम आएगा ना, उसको देख कर डिसाइड करोगे आप ज्योमेट्री क्या होगी।
उसमें लोन पेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अब बारी आती है शेप क्या होगी, तो शेप में लोन पेयर नहीं आता। अगर कोई लोन पेयर होगा तो वो एक्सरे में नहीं आएगा, वो आपको उसको हटाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये ट्रायंगुलर प्लेनर है ना, तो ट्रायंगुलर प्लेनर मान लो अब ऐसा हो गया, ये है ट्रायंगुलर प्लेनर। आपसे कहा जाएगा इसमें 2 सिग्मा एक तीनों सिग्मा हो, 0 लोन पेयर हो। बताओ सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर के 3 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, इस पर बात करते हैं। तो तीनों सिग्मा 0 लोन पेयर पर भी आएगा, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर पर भी आएगा, 1 सिग्मा 2 लोन पेयर पर भी आएगा। तो आप कहोगे ज्योमेट्री तो सबकी सेम रहेगी, यही रहेगा, हाइब्रिडेशन भी यही रहेगा, शेप भी यही रहेगा, ज्योमेट्री यही रहेगी, लेकिन शेप में बदलाव होगा। कैसे? जब तीनों बॉन्ड होंगे, तीनों सिग्मा 0 लोन पेयर होगा, तब ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। अगर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर होगा ना, तो अब आपको 1 लोन पेयर लगाकर 1 बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। तीनों सिग्मा होंगे तो पूरा पूरा दिखेगा, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर तब भी 3 सम आएगा, 3 को ऐसे ही लगाया जाता है, तो 1 लोन पेयर अब नहीं दिखेगा, सिर्फ ऐसा दिखेगा। इसको बेंड शेप बोलते हैं, एंगुलर शेप, वी शेप या बेंड शेप कहा जाता है। और अगर 2 लोन पेयर आ जाएगा तब आप सिर्फ एक लाइन बचेगी, तब लीनियर बोलोगे। तो ऐसे ही जो ये शेप आपने बनाया है, इनमें डिफॉर्मेशन करना है अकॉर्डिंग टू लोन पेयर। तो आप कहोगे इसमें से बदलाव कहां से करूंगा मैं, वो टोटल सम डिसाइड करेगा कितना आया था। मतलब टोटल सम सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का कितना आया था, पहले वैसे ही लगाना है टोटल सम देखकर। टोटल सम 2 आएगा चाहे लोन पेयर कितने भी हो। अगर टोटल सम 2 आया तो आपको लीनियरली ही अरेंज करना है, बाद में उसी लीनियर में अरेंजमेंट बिगाड़ना है अगर लोन पेयर होगा तो। अगर टोटल सम 3 आया है तब आप इस पर नहीं, तब आप शुरुआत यहां से करोगे। मतलब शुरुआती स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा वो टोटल सम डिसाइड करता है कि सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर का सम कितना आया। आप उस सम से डिसाइड करोगे शुरुआत में कैसा बनाना है, और उसमें डिफॉर्मेशन करना है, फिर लोन पेयर लगाकर उसको हटा देना है, लोन पेयर शेप में नहीं दिखेगा। तो यही आपको जानना है। तो आप देखो पहला केस क्या होगा, लिख लो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम अगर 2 आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो अब अगली क्लास में ही हो पाएगा ये। मतलब आपको क्या क्या बता दिया, ध्यान से सुनिए। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से जानते हो आप क्या क्या बताओगे। पहले हाइब्रिडेशन आएगा, इसके बाद ज्योमेट्री शेप भी आएगा, उसी से प्लेनर नॉन प्लेनर आएगा, उसी से पोलर नॉन पोलर भी आएगा। मतलब सारी चीजें इसी से आती है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से ही। इसलिए एक बार आप घर पे रिवाइज कर लेना है।